नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत की जो आर्थिक दशा है उस पर मैंने आपको कई वीडियो बना के दिए। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन विश्लेषण करता रहता हूं और उसके आधार पर मैंने आपको जो बातें बोली थी वो बातें अब सच साबित हो रही हैं और नौबत ये है कि सरकार ने उस डायरेक्शन में, उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। मैंने आपको बताया था जिस दिन आरबीआई ने ब्याज बढ़ाया था कि ब्याज बढ़ाने से, ये मौद्रिक उपाय करने से भारत में महंगाई के नियंत्रित होने की उम्मीद कम है, क्योंकि भारत की जो महंगाई है, इस महंगाई में ज़्यादा रोल, ज़्यादा भूमिका सरकार के हस्तक्षेप की है। महंगाई सरकार बढ़ा रही है, बाज़ार नहीं बढ़ा रहा है। जो सरकार का हस्तक्षेप है, सरकार की परिस्थितियां हैं, वो महंगाई भी बढ़ा रही हैं और हमारी आर्थिक रफ्तार को भी कम कर रही हैं, जीडीपी की रफ्तार को भी कम कर रही हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से भारत स्टैगफ्लेशन की स्थिति में पहुंच गया है, जिसमें बेरोज़गारी, महंगाई दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, जो कि करीब करीब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट फिनोमेना है किसी इकोनॉमी में। आज मैं बात करूँगा कि सरकार के ताज़ा कदम क्या हैं, सरकार ने किस तरह से सही दिशा में छोटे से कदम उठाए हैं, और ये भी बताऊंगा कि आने वाले समय में अब सरकार को और क्या करने की ज़रूरत होगी। मैं अभी आया, अभी हाजिर हुआ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी बुला दें। और अगर आप हमें भुगतान करना चाहते हैं तो हमारा एक UPI ID है जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। एक QR कोड भी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, उसको स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। बस 2 मिनट में आया। 2 मिनट एक मुहावरा है। आमतौर पे 2 मिनट जब जल्दी आना होता है तो 2 मिनट कह देते हैं, ये तो 10 मिनट, 10 सेकेंड और 15 सेकेंड का भी काम नहीं। कल एक खबर आई, हम सब लोग बहुत खुश हुए, और खुश इसलिए हुए क्योंकि पेट्रोल प्राइस जो है 9.5 रुपये और डीजल का दाम 7 रुपये लीटर सरकार ने कम कर दिया। ये वो काम है जो सरकार को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, बल्कि अव्वल तो सरकार अगर दाम नहीं बढ़ाती तो ये दुर्गति नहीं होती। ऐसा क्यों है? मैं लगातार कहता रहा हूँ कि सरकार टैक्स के ज़रिए जो बाज़ार की रफ्तार है उसको रोकती है, और जब वो बाज़ार की रफ्तार रोकती है तो उससे क्या होता है, चीज़ें, जब आप डीजल पे टैक्स लगाएंगे तो उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। आप पेट्रोल पे टैक्स लगाएंगे तो उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, प्लास्टिक है और दूसरी चीज़ें हैं, वो भी महंगे हो जाते हैं। इसके साथ साथ सरकार ने कुछ और चीज़ें भी की हैं। उसने प्लास्टिक, सीमेंट और स्टील के जो दाम हैं, यानी लोहे के दाम, वो भी कम किए हैं। मैंने स्टील पे भी सवाल उठाया था और सीमेंट पे भी उठाया था कि एक समय था जब स्टील पे 100% दाम बढ़ गया था, दुगने दाम पे मिल रही थी। सीमेंट पे भी 60% बढ़ गया था और प्लास्टिक पे भी बढ़ गया था। तो ये बेसिक एलिमेंट हैं जो इस देश को बनाते हैं। इसके महंगे होने का मतलब ये है कि ज़्यादातर उद्योग जो है वो परेशानी में फंस जाएगा, क्योंकि कंपनी रॉ मटेरियल तो महंगा खरीदेगी, लेकिन आगे बाज़ार में उसको उतने दाम नहीं मिलेंगे। तो पिछले दिनों जो होलसेल प्राइस इंडेक्स आया, उससे ये साफ़ हो गया था कि सरकार को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये महंगाई मार डालेगी। अब स्थिति क्या बन रही है इस सारे के सारे कदम को उठाने के बाद? तो मैं आपको एक छोटी चीज़ और बताना चाहता हूँ इस बीच में, कि सरकार ने फर्टिलाइज़र पे भी सब्सिडी डबल कर दी है, और इसको कर दिया है 2.15 ट्रिलियन। संख्या ज़्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी को डबल कर दिया है। अब ये कदम क्यों उठाने पड़े? हम इस देश में सब्सिडी की कटौती की बात करते थे, आपने डबल क्यों किया? हम अपने देश में कहते थे कि भाई चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो बढ़ने दो, सरकार को टैक्स चाहिए, और सरकार दोनों हाथों से टैक्स वसूल रही थी, खर्चा भी नहीं कर रही थी, सब्सिडी भी नहीं दे रही थी, और उसको पता नहीं कहाँ पैसे का खर्चा कर रही थी। उसके कारण ये स्थिति आई। अब अर्थशास्त्र के नज़रिए से थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर पेट्रोल डीजल सस्ता होता है, कोई भी रॉ मटेरियल सस्ता होता है, उसमें लोहा भी हो सकता है, उसमें प्लास्टिक भी हो सकता है, दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि जब चीज़ों की लागत कम होती है तो उनके दाम भी कम होते हैं। दाम कम होने का मतलब ये है कि बाज़ार में चीज़ों को लेके गतिशीलता आती है। आपको कार ख़रीदना है, लोहा महंगा है तो आप कार नहीं खरीद रहे हैं, तो जो कार आप 6 महीने बाद ख़रीदते
वो आप साल भर बाद खरीद रहे हैं तो उसकी गति रुक गई। एक छोटी चीज़ भी आप खरीद रहे हैं, कोई प्लास्टिक का सामान भी खरीद रहे हैं, आप बाज़ार में जाते हैं, कहेंगे एक प्लास्टिक का मग्गा दे दो, देखेंगे ये मग्गा यार ये तो 100 रुपये का आ गया। 8 लोग कहेंगे यार 100 रुपये का तो नहीं खरीदना है हमको, 40, 50, 60 तक तो ठीक था यार, छोड़ो बाद में देखा जाएगा। तो ऐसे करने से क्या हुआ कि वो सामान दुकान पर ही रह गया। और सामान दुकान पर रहने का मतलब ये है कि जो फैक्ट्री से नया सामान बन के आ सकता था डिस्ट्रीब्यूटर के पास से उसकी दुकान पे, उसका सामान भी ठहर गया। और उसका सामान ठहरा तो फैक्ट्री में भी उत्पादन कम हो गया। अब आप इसको हर जगह लागू कर लीजिए, हर चीज़ पे लागू कर लीजिए। जब आपकी मशीन कम चलेगी, उत्पादन कम होगा, तो जीडीपी नीचे आएगी ही आएगी। जीडीपी क्या होती है? पूरे देश में मिला के भारत भूमि पर जितना भी उत्पादन हुआ किसी भी फॉर्म में, उस उत्पादन को कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अब मान लीजिए कि जब पूरे देश की रफ्तार धीमी हो जाएगी तो जीडीपी भी धीमी हो जाएगी। जीडीपी धीमी होने का मतलब ये है कि इस देश में आर्थिक प्रगति नहीं होगी। जब फैक्ट्री का सामान कम बिक रहा होगा तो वो फैक्ट्री वाला ज़्यादा मशीनें नहीं लगाएगा, ज़्यादा कर्मचारी नहीं रखेगा। जब ढुलाई कम आ रही होगी तो ट्रक वाला कहेगा भाई संभाल के चलो, अभी ज़्यादा माल नहीं मिल रहा है। ढुलाई ज़्यादा होगी तो सब्ज़ी वाला भी बोलेगा कि भैया माल बाद में इकट्ठा भेज लेंगे, जब हमारे पास पूरे ट्रक का माल हो जाए क्या फ़ायदा, 2 चक्कर लगेंगे, डबल भाड़ा लगेगा। हर तरफ लोग कटौती करने लगते हैं और जो स्पेंडिंग्स होती हैं, जो खर्च होते हैं, वो लोगों के कम होने लगते हैं। और जो खर्च कम होते हैं तो उसका असर हर चीज़ पे पड़ता है। जब उसका असर, जब खर्चे लोग कम करेंगे तो मशीनें नहीं चलेंगी, मशीनें नहीं चलेंगी तो कर्मचारी नहीं होंगे, कर्मचारी कम होंगे, उनकी वेतन वृद्धियाँ अच्छे से नहीं होंगी तो वहाँ से खर्चा नहीं होगा, वहाँ से खर्चा नहीं होगा तो बाज़ार, फिर रफ्तार उसकी स्लो हो जाएगी। अब होता क्या है कि जब ये सारी की सारी रफ्तार स्लो चल रही होती है, उत्पादन कम हो रहा होता है, रोज़गार कम हो रहा होता है, तो इस पूरे माहौल में जो मार्केट का सेंटीमेंट है, बाज़ार सेंटीमेंट से चलता है। जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं उनका जो सेंटीमेंट है, उनको लगेगा यार सब ऐसे ही चल रहा है, अच्छे दिन तो आए नहीं। कोई कहेगा कोई फ़ायदा नहीं यार, दुकानदारी चलती नहीं है, पूरे दिन बैठे रहो। बीवी कहेगी फ्रिज ख़रीद लो, तो वो कहेगा रुक जाए यार अगले महीने ख़रीदेंगे, बहुत हालत ख़राब चल रही है। यही होगा ना। तो जब आपका सेंटीमेंट ठीक नहीं होगा, आप खुश नहीं होंगे, बाज़ार में खुशगवार माहौल नहीं होगा, बाज़ार में लिक्विड नहीं होगा, धन नहीं होगा। लिक्विड आएगा कहाँ से? रोज़गार से, मजदूरी से। जब रोज़गार मजदूरी कम होगी, वेतन कट रहे होंगे, छटनी हो रही होगी, तो हर आदमी हाथ रोक के खर्चा करेगा। हाथ रोक के खर्चा करेगा तो फिर दोबारा से और ज़्यादा उत्पादन पे असर पड़ेगा, और उत्पादन पे असर पड़ेगा। तो कुल मिला के ये एक ऐसा साइकिल है कि अर्थव्यवस्था में अगर सरकार हस्तक्षेप करती है, सरकार महंगाई बढ़ाती है, चीज़ों के दाम बढ़ाती है, तो वो एक चक्र बन जाता है जो सिर्फ दाम पे असर नहीं डालता है, पूरे बाज़ार, पूरे माहौल और पूरे देश की स्थिति पे असर डालता है, सेंटीमेंट पे असर डालता है, और देश धीरे धीरे डूबने लगता है। जब लोग माल ही नहीं खरीदेंगे तो काम चलेगा कैसे? और जब काम नहीं चलेगा तो देश कैसे चलेगा? और इन्हीं सारी परिस्थितियों के बीच में जब सरकार डीजल और पेट्रोल पे ड्यूटी कम करती है, स्टील सस्ती करती है, जब सरकार सीमेंट सस्ता करती है, जब सरकार खाद पे सब्सिडी बढ़ाती है, यानी गेहूं महंगा ना हो तो खाद पे सब्सिडी बढ़ाती है, खाद पे सब्सिडी बढ़ाएगी, इसका मतलब ये है किसान को भारी नहीं पड़ेगा, तो बाज़ार में खुशहाली का माहौल आएगा, गरीब आदमी के पास खाने को रहेगा। लेकिन इसका मतलब क्या निकाला जाए कि क्या आज में बहुत ज़्यादा लोग अक्सर कह देते हैं कि आप मोदी विरोधी हैं। अब भाई सरकार की नीतियां हैं, उनका विरोध करेंगे, ये हमारा धर्म है। हम भी आरती उतारने लगे हैं तो निर्मला जी तो हैं, हमको क्या ज़रूरत है, हमारी क्या ज़रूरत है। जनसंपर्क विभाग है, ये हमारी क्या ज़रूरत है। सरकार के पास लाखों करोड़ रुपया है, विज्ञापन पे खर्च करते हैं जो अलग अलग राज्य सरकार, केंद्र सरकार सबका मिला के हज़ारों करोड़ रुपया केंद्र सरकार खुद ही खर्च कर लेती है। तो वो पैसा जो है जब वो जाएगा, जब वो पैसा जा रहा है, तो फिर हमारे जैसे लोग अगर नहीं होंगे तो बताएगा कौन सरकार की क्या कमी है।
तो आज जो फैसला आया इसमें ये सब चीज़ें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कदम है, लेकिन ये बहुत छोटा कदम है। छोटा कदम कैसे, इसको हम समझते हैं अर्थशास्त्र के हिसाब से। आप एक बात मान के चलिए कि जो आपने पेट्रोल के दाम कम किए, अभी भी उसके ऊपर टैक्स का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है, आपका टैक्स बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल डीजल पे आपका टैक्स जो 2014 में 9 रुपये 48 पैसे होता था, वो अब 15 रुपये 50 पैसे है पेट्रोल पे, और डीजल पे 2015 में जो 3 रुपये 54 पैसे होता था, वो 15 रुपये 80 पैसे है। यानी आज भी टैक्स बहुत ज़्यादा है। आपने जो रियायत दी है उससे थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन उससे अनंत राहत नहीं मिलेगी। दूसरा, पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। अब कह रहे हैं राज्यों को भी कम करना चाहिए। अरे राज्यों को कम कर तो दिया आपने, जो कम किया है एक्साइज, ये क्या है? ये राज्यों को भी, ये बेस एक्साइज ड्यूटी है जो राज्य को भी इसके ऊपर से करीब 41%, 41% पैसा, ये जो सरकार ने 10 रुपये की छूट दी है, मान लीजिए, तो इसमें 4 रुपये 10 पैसे राज्यों के हैं और 5 रुपये 90 पैसे केंद्र के हैं। यानी ये जो छूट दी गई है, जो बेस एक्साइज होती है, उसमें राज्यों और केंद्र का दोनों का हिस्सा होता है। तो जो सरकार टैक्स लगाती है वो बेस एक्साइज पे लगा रही है। तो बेस एक्साइज अगर सरकार ने कम किया तो वो अपने आप में राज्यों का भी कम हो गया, केंद्र का भी कम हो गया। मैं आपको जीएसटी पे बनाने वाला हूँ एपिसोड। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। जीएसटी के दाम हो सकता है कि हर राज्य में अलग अलग हो जाएं फिर से, जो एक देशव्यापी जीडीपी बनाए। बहुत सारे नए डेवलपमेंट हुए इस बीच में, उसको लेकर आऊँगा। राज्यों को एक और फटका लगने वाला है। ये सिर्फ 41 पैसे का ही, 41% का ही फटका नहीं लगेगा, रुपए में 41 पैसे का ही नहीं लगेगा। वो फटका क्या है कि एक्साइज ड्यूटी लगती है रुपए में, 4 रुपये एक्साइज ड्यूटी, 6 रुपये लीटर एक्साइज ड्यूटी ऐसे लगाई जाती है। जबकि जो वैट लगता है राज्य का, वो परसेंटेज में लगता है। कहीं पे 12% है, कहीं पे 16% है, कहीं पे 18% है। तो अब कुल रकम अगर 100 रुपये से 90 रुपये हो गई है तो 18% 90 रुपये लगेगा। तो वैट में ऑटोमेटिकली 10% की छूट हो गई। तो इस तरह से जो है वो, और मैं ये मानता हूँ कि अच्छा हो रहा है कि स्टेट से भी हर तरफ से टैक्स कटने चाहिए। टैक्स ज़्यादा होने से रफ्तार रुक जाती है, और टैक्स ज़्यादा होने से टैक्स कलेक्शन भी कम होता है। सरकार के पास भी पैसा कम पहुँचता है। जब सेंटिमेंट सही होंगे, मार्केट की मूवमेंट सही होगी, चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, रोटेशन का पहिया जिसको कहते हैं, पहिया तेज़ी से घूमेगा, रोटेशन अच्छा रहेगा, तो माल ज़्यादा बिकेगा, सरकार को कम परसेंटेज में भी ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। दाम बढ़ा के रखोगे, माल नहीं बिकेगा, तो तुम जितना भी टैक्स बढ़ाते जाओ उतनी कम कलेक्शन आएगा। हमारे पास उदाहरण है, हमने बहुत सारे राज्यों में देखा है, उन्होंने टैक्स की दर कम की और माला माल हो गए। दिल्ली में दारू का एग्जाम्पल हमारे पास में है, हमारे सामने है। बाकी के राज्य रो रहे हैं, पुलिस भेज के बॉर्डर पे लोगों को पकड़वा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे सारा का सारा खेल, और अब ये अपेक्षा की जा सकती है कि सरकार ने सही दिशा में कदम चूँकि उठाया है, तो आने वाले समय में भी अगर सरकार इसी सूझबूझ से इसी दिशा में अच्छे कदम उठाती है तो महंगाई नियंत्रित हो सकती है। और ये बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए, इस समाज के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।